Dear students, welcome to the first lecture on physics by Stable Paresh for class 11. तो आप लोग मैं assume कर रहा हूँ क्लास 10 के बाद ये आपका पहला लेक्चर होगा क्लास 11 में फिजिक्स का। एनीवे अगर किसी ने कुछ पढ़ रखा है तो इट्स ऑलवेज बेटर। स्टिल मैं assume करूँगा कि सब लोग नहीं पढ़े हैं, ताकि एक एक चीज़ मैं बताते जाऊँगा, सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ें बताते जाऊँगा। तो ये क्लास 10th और क्लास 11th आप लोग को लग रहा होगा, थोड़ा मन में कुछ आ रहा होगा, मन में कुछ डाउट्स होंगे, कुछ मतलब कंफ्यूजन होगा कि क्लास 10th का फिजिक्स और क्लास 11th का फिजिक्स में क्या डिफरेंस होगा, कितना ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, या मुझे समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, आगे क्या कर पाऊंगा, क्योंकि आगे आपका एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं। कॉम्पिटिशन्स हैं। अब बोर्ड तो इतना मुश्किल नहीं होता है, अगर अभी से आप लोग सिंसियरली पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड में इतनी परेशानी तो आपको होगी नहीं। बोर्ड अभी से सिंसियरली आप करते हैं तो एनीवे आपका जो भी है प्लस टू में, ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ का ही पूछा जाता है बोर्ड में। ट्वेल्थ में 11th का तो पूछते नहीं है, 11th का सिलेबस में नहीं होता है, बट 11th आपका कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट से, आपका लॉन्ग टर्म गोल्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 11th ईयर एक ऐसा चीज़ है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का वीक रह जाता है, यही आगे जा कर के उसको पीछे ट्रैक करता रहता है, पीछे पुल करता रहता है, स्टूडेंट को पीछे पुल करता रहता है, क्योंकि 11th जो है बेस है। 11th में जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप पढ़ेंगे आगे, दैट विल बिकम अ बेस फॉर class 12th and your future career. If you pursue your career in science or engineering, so this will be very important. तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? तो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में जो भी फिजिक्स पढ़ा है, क्लास 11 12 में ही उसका ही एक्सपेंशन होगा, बट आपका टिल क्लास 10 आपने जो मैथ्स पढ़ा था वो इतना डेवलप नहीं था। अभी आप कैलकुलस पढ़ेंगे, जो कि कम्प्लीटली न्यू होगा आपके लिए। वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर तो बस डेफिनेशन आपने पढ़ रखा होगा, बट क्लास 10th और क्लास 11th की फिजिक्स की पढ़ाई में मैं एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10th में चीज़ें काफ़ी स्लो थी। ऑब्वियसली अगर आप क्लास 10th और क्लास 11 कंपेयर करेंगे, आपका क्लास बढ़ता है तो चीज़ें थोड़ी फास्ट हो जाती हैं, थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पे ये जो मैं थोड़ा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा नहीं है, ये थोड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। 10th और 11th में जो डिफ़िकल्टी का डिफरेंस है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी का जो डिफरेंस है, जो जंप है, तो काफ़ी बड़ा है। क्लास 10th में आप 10 दिन 15 दिन एक ही चैप्टर में चलते रहता है, आराम से चलते रहता है, वही चैप्टर चलता रहता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को होती नहीं है। चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन रहता है, उस स्केल पे नहीं रहता है जितना आपका क्लास 11 में। क्लास 10th में आपको अगर आपको कहीं दादी घर नानी घर चले जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ चले जाते हैं, तो इतना दिक्कत होता नहीं है, वहाँ से वापस भी आते हैं तो आप तुरंत पिकअप पकड़ लेते हैं। जबकि ये क्लास 11 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 11 में बहुत कम समय रहता है और पढ़ने को बहुत ज़्यादा चैप्टर्स रहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, सब क्लास 11 में ही है। क्लास 12 का सिलेबस दैट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू क्लास 11। उसका उसका सिलेबस देखें तो आपको काफ़ी आसान होगा। अगर आपके वेक्टर और कैलकुलस ठीक हैं तो क्लास 12 तो फिजिक्स तो केक वॉक रहेगा आपके लिए, बहुत काफ़ी इजी होगा, कहने का मतलब। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स आपका रिलेटिवली टफ रहेगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, योर मैथ्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे। चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझा नहीं हुआ है तो आप उसको लेके आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आपको मैथ्स ज़रूरी है। मैथ्स जो वेक्टर है और कैलकुलस है, वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस, ये आपका अच्छे से आपको आना चाहिए। ये आपको वेक्टर और कैलकुलस जो है अच्छे से आना चाहिए। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं शुरुआत में इन पे जो प्री रिक्विज़ाइट है उनको मैं करता चलूँगा। तो उस पे हम लोग ठीक ठाक समय देंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना समय उसमें लगाएंगे, ताकि हमारा बेस जो है साउंड बेस बन जाए और आगे हमको दिक्कत नहीं हो। तो वो बात है कि क्लास 11 और क्लास 10 में ये डिफरेंस है कि अगर आप 10 दिन भी है, 2 दिन भी इधर से उधर हो गए तो काफ़ी सारा पॉइंट्स जो है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी स्कूल में, अगर आप स्कूल जाते हैं या अगर कोचिंग जाते हैं, तो जो चीज़ें हैं आप काफ़ी सारी चीज़ें आगे निकल जाएंगी और उनको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि आप जब क्लास जाते हैं या तो आपको जो भी डाउट होता है उसको आप पूछते हैं, तो आप सर से पूछते हैं और वो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। अगर आपने उसे छोड़ दिया, अपने से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ पॉइंट जो है मैंने क्लास में बोला हुआ हो और वो बुक में आपको मिले नहीं। बुक में मिलेगा भी होगा तो उसका एक्सप्लेनेशन उस वो चीज़ आपको उस तरह से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक भी वर्ड अगर लिखा हुआ है तो उसका डाइवर्स मीनिंग होता है। और वो मीनिंग आपको इसलिए नहीं समझ में आ पाता क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें नई नई आ जाएंगी और बहुत सारे आगे के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपने पहले से पढ़ रखा नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्री रिक्विज़ाइट है, जो शुरुआत की चीज़ें हैं मैथ्स की, वो हमें काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सिलेबस देख लेंगे, पढ़ाई करने का स्ट्रैटेजी और स्टडी प्लान बनाएंगे, स्टडी स्ट्रैटेजी एंड प्लान बनाएंगे, और बुक्स भी देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स हमें फॉलो करने चाहिए और अकॉर्डिंग टू हमारा गोल्स क्या है। तो ठीक है, मैंने बोला फिजिक्स टफ हो जाएगा, वो क्यों हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, और डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सिंसियरली फॉलो करिएगा तो ये आराम से निकल जाएगा। सिंसियरली जो भी मैं गाइड कर रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, उसको सिंसियरली फॉलो कीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत होगा नहीं, और जब भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछेंगे। तो अभी शुरुआत हम लोग देखते हैं, आगे सिलेबस देखते हैं पहले कि 11th में सिलेबस में क्या है। ये इस रहा फिजिक्स का क्लास 11 का सिलेबस है। ये अपना सिलेबस हो गया। तो पहला चैप्टर हमारा फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। तो इसमें हमारा फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स रहेगा। ये दोनों चैप्टर्स हो गए। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन है। तो जो पहला यूनिट है, हम लोग अभी इससे शुरू नहीं करेंगे, ये काफ़ी इजी यूनिट है, इतना मुश्किल होगा नहीं। हम लोग काइनेमेटिक्स से शुरू करेंगे। और अभी शुरुआत काइनेमेटिक्स से करेंगे। उसको करने के पहले हम लोग कुछ प्री रिक्विजाइट्स करेंगे। प्री रिक्विजाइट्स जो है हम लोग करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्री रिक्विजाइट्स, तो इसमें प्री रिक्विजाइट्स में आपका क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलस, वेक्टर, ये दोनों आपके प्री रिक्विजाइट्स होंगे। और आपका ट्रिगोनोमेट्री भी रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री, इसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। एनसीईआरटी के सवाल जो है मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री के बना सकते हैं और वेक्टर के भी बना सकते हैं। कैलकुलस भी इट्स योर चॉइस, आप बना सकते हैं, फिर भी मैं क्लास में पढ़ाता जाऊंगा, आप उसको फॉलो करते जाएंगे। तो ये हमारा प्री रिक्विजाइट रहेगा, ये कैलकुलस, वेक्टर और ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद ये जो है, उसके बाद हम लोग ये काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट दिस चैप्टर। ये शुरू करेंगे।
वाला जो टॉपिक है ये शुरू करेंगे। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, वो पढ़ने के बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे। ये बात ध्यान देने लायक है कि अगर आप काइनेमेटिक्स और ठीक है, काइनेमेटिक्स तो इजी ही रहेगा अगर आपका वेक्टर वगैरह हो गया, वेक्टर कैलकुलस ठीक से हो गया तो काइनेमेटिक्स इतना मुश्किल होगा नहीं। उसके बाद आपका लॉज ऑफ मोशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसमें लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पीआई। और ये दोनों करने के बाद बीच में हमें जब भी समय मिलेगा तब हम ये वाला चैप्टर 1 जो है कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमारे ध्यान में आ जाएंगी और बहुत सारे क्वांटिटीज जो है उसका रिकैप हो जाएगा। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन हम लोग जल्दी से इसको कर लेंगे, चैप्टर 2 जो है उसको जल्दी से हम लोग कर लेंगे। और उसके बाद आफ्टर डूइंग गोइंग थ्रू दिस, after going through this, ये दोनों चैप्टर करने के बाद हम लोग सिस्टमेटिकली वर्क एनर्जी पावर करेंगे, वर्क एनर्जी पावर करेंगे, वर्क एनर्जी पावर करेंगे। उसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के पॉइंट से, समझने के पॉइंट से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है चैप्टर 7। तो यहाँ तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मैक्सिमम फिजिक्स आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है मैक्सिमम फिजिक्स जो है आपका 11th का कवर हो जाता है। यानी चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 4 वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में रहेगा। आपको इसमें जो मार्क्स है सीबीएसई के पैटर्न में, इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 11 तो आपका बेस है और आप अभी कंपटीशन के लिए फोकस कीजिए कि कैसे आपका आसानी से फर्स्ट ईयर में, मतलब अपीयरिंग में आपका आईआईटी अच्छे से हो जाए। आप टारगेट उसको ही बनाइए। इवन तो जिनको मतलब है कि आगे दूसरा रिसर्च में करियर बनाना है या किसी और चीज में करियर बनाना है और आपने मैथ्स लिया हुआ है या पीसीएम है या अगर पीसीबी है, फिजिक्स बायोलॉजी भी है, तो भी आपके लिए वेक्टर और कैलकुलस तो वेक्टर तो समझना इंपॉर्टेंट है ही, और कैलकुलस का शुरुआती चीज थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आपका आगे का जो भी फिजिक्स है, इवन तो आप बायो लिए हुए हैं तो भी वो इस पे ही डिपेंडेंट है। कि जो भी डिफिकल्टी अगर आपको कभी आएगा, कहीं नहीं समझ में आएगा, तो वो इसलिए नहीं समझ में आएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलस एंड वेक्टर। और मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक सेटबैक हो जाता है, फिजिक्स जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, दैट बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो चलिए हम लोग जेई की तैयारी पे ऐसे फोकस रहेंगे। तो इतने से जो मैंने ये 2, 3, 4, 5 ये चैप्टर जो बोला, अगर आपने ये कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका बेस तो बन गया, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना है, ना क्लास 11 में दिक्कत होगा, ना क्लास 12 में दिक्कत होगा, ना कंपटीशन में दिक्कत होगा, कभी दिक्कत किसी चीज में नहीं होगा। तो ये पार्ट एकदम से हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको। इतनी चीजें जो है आपको, इतनी चीजें जो ये चैप्टर्स हैं, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको, स्पेशल अटेंशन इस पे देना है। और ये काफी मुश्किल है, कहने को ये 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसमें काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको करने होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और इन चारों को करने के पहले ये कैलकुलस और वेक्टर हम लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद आगे के चैप्टर्स देखते हैं। ग्रेविटेशन है, इतना मुश्किल होगा नहीं ये। ग्रेविटेशन इतना मुश्किल होगा नहीं, इतना डिफिकल्टी आपको ग्रेविटेशन में नहीं होगा। तो ये इजी चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर जो है आपका क्लास 12 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इससे मिलता जुलता है। तो ये हम लोग इन 4 चैप्टर करने के बाद ग्रेविटेशन नहीं करेंगे, पहले ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, ये वाला चैप्टर पहले कर लेंगे, ये वाला चैप्टर। इसके बाद हम लोग, इसको मैं बोलता हूँ
इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं इस सेक्शन को मैं 2 बोलता हूँ में इलास्टिसिटी में। तो इसके बाद ये करेंगे, सेकंड करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग वो करने के बाद हम लोग इसमें चले जाएंगे। ये आपका, इसको मैं क्लब करके तीसरा सेक्शन बोलता हूँ। तीसरा सेक्शन बोलता हूँ। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है। ये आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, अगर आपका कैलकुलस सही है तो आपका दिक्कत नहीं होगा, और थोड़ा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है रहेगा, अगर आपने समझ लिया इसको तो इसमें दिक्कत आपको होगा नहीं। उसके बाद आता है ये ऑसिलेशन है वेव्स। ये चौथा सेक्शन है। ये चौथा सेक्शन है। ये ऑसिलेशन इन वेव्स जो है, इसका बेस जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो आप पढ़ेंगे वही इसका बेस बनेगा। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका अच्छे से किया हुआ है तो आपको दिक्कत इसमें होगा नहीं। स्टिल ये सब ऑसिलेशन इन वेव्स जो है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से डिफिकल्टी तो इसमें रहेगी, लेकिन इस पे बेस्ड ये आपका बेस बनेगा। 12th में आप जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े या लाइट में वेव ऑप्टिक्स पढ़े, तो वो सब इसी चैप्टर पे आपका, इसी चैप्टर पे डिपेंडेंट रहेगा कि इसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से है तो उसमें दिक्कत होगा नहीं। तो ये तो हो गया आइसोलेशन वेव्स। एक बार मैं रिपीट करता हूँ वापस। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ये आपका चौथा सेक्शन है ऑसिलेशन वेव्स। थर्ड सेक्शन रहेगा हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड सेक्शन आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसको इलास्टिसिटी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी। और इधर आपका ये सेक्शन जो है ये मैकेनिक्स का पार्ट है, काइनेमेटिक्स से लेकर के आपका मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें ये भी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जो है ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट रहेगा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें अच्छा खासा समय लगाएंगे, और उसके बाद धीमे धीमे दूसरे तीसरे 4 सेक्शन में मैंने जैसे बांटा है वो 4 सेक्शंस में हम धीमे धीमे कर लेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन थोड़ा बड़ा रहेगा, इसमें टाइम लगेगा। सेकंड सेक्शन भी बड़ा ही है, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्ड सेक्शन भी अच्छा खासा समय लेगा, और फोर्थ सेक्शन भी अच्छा खासा समय लेगा। तो अगर हम लोग 12 मंथ्स का टारगेट रखें कि अभी से 12 मंथ्स में 12 महीने में हम लोग पूरा अच्छे से कर लेंगे, तो हम लोग उस हिसाब से बांटेंगे। वो मैं फर्दर आपको बताऊंगा। स्पीड अपना हम लोग तो हमने अभी क्लास 11 का सिलेबस देख लिया। अभी मैं उस सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग, जो मेरा कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और हम लोग अपना स्टडी प्लान बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द प्लान तो हमने बना लिया है ऑलरेडी, कि पहले क्या बाद में क्या ये हमने देख लिया है। और फिर भी एक अपना कस्टमाइज स्टडी प्लान हम लोग अब सामने रखते हैं। तो चलिए फिजिक्स क्लास 11 इसका पहले एक ब्रॉड कैटेगरी बनाते हैं। तो पहले हमारा क्या था, प्री रिक्विजाइट्स। प्री रिक्विजाइट्स, फिजिक्स की पढ़ाई शुरू करने के पहले, मेन फिजिक्स है उसकी पढ़ाई शुरू करने के पहले प्री रिक्विजाइट्स हम लोग देखते हैं। तो प्री रिक्विजाइट्स में हमारा क्या है, प्री रिक्विजाइट्स में हमारा पहला नंबर लिखता हूं, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो आपका एनसीईआरटी मैथ्स है उससे आप पढ़ सकते हैं। कुछ फार्मूले मैं दे दूंगा, फिर भी वो फार्मूले मैं लिख दूंगा। वो फार्मूले मैं आपको दे दूंगा, बट अगर आप उसको जाकर के ट्रिगोनोमेट्री में उसकी पढ़ाई अभी आप कर लेते हैं तो आपका ये इशू तो सॉल्व हो जाता है। वहां से आप इसको करते हैं तो उसका आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ये एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 में ही है ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर अलजेब्रा, या उसको वेक्टर बोलिए, वेक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेक्टर में आपका क्या क्या हम लोग कर लेंगे, वेक्टर का एडिशन करेंगे, जो उसके ऑपरेशंस हैं, जब वेक्टर अलजेब्रा में ऑपरेशंस, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे,
फिर आपका डॉट प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो ये चार अलजेब्राइक ऑपरेशंस जो वेक्टर के हमें काफी अच्छे से देखने हैं। ये चारों काफी अच्छे से देखने हैं, इसका बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए। इसके बाद प्री रिक्विजाइट में तीसरा नंबर जो है कैलकुलस। ये हमको अच्छे से समझना होगा और इस पर काफी समय देना पड़ेगा। क्योंकि ये हमारे लिए टोटली न्यू है। मैं लिखता हूं ये हमारे लिए टोटली न्यू है। तो we have to devote longer time to it। इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आपको फिजिक्स में लगेंगे ही लगेंगे। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा उसको जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा डेरिवेशन जो है इसको डीपर करूँगा। फॉर मैथ्स वाले जो हैं, फॉर मैथ्स गाइज लिखता हूँ, फॉर मैथ्स गाइज विल डाइव डीपर। बायोलॉजी वाले जो फॉर्मूले मैं दूंगा फॉर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी गाइज स्टैंडर्ड फॉर्मूले कुछ दूंगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, वो आपको याद कर लेने हैं और उसका आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मैं दे दूंगा, उनको ये कर लेना है। जबकि मैथ्स के जो बंदे हैं वो डीपर डाइव करेंगे इसमें, कैलकुलस में अभी ही इसको डीप देखेंगे। और ये मैथ्स में भी आपको 11th की मैथ्स में लिमिट्स वगैरह रहेगा। तो उसमें तो आप देखेंगे ही, और उसको मैं थोड़ा और डीप लेकर के कैलकुलस जाऊंगा। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टोटली न्यू है ये, और ये भी टोटली आप वेक्टर अलजेब्रा भी ये न्यू है, ये भी आपका न्यू है। स्टिल ये आपसे हो जाएगा। होगा तो होना तो दोनों ही है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस ये टोटली न्यू रहेगा। तो इसको समझने में थोड़ा हम लोग ढंग से समय लगाएंगे, ढंग से चीजें करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो प्री रिक्विजाइट्स हो गई कि अभी तो फिजिक्स की पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो हम उसको पढ़ने के लिए जो चीजें हैं, जो टूल्स हैं हमारे, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अब अगला जो है, अगला सेक्शन जो है हमारा सेकेंड में है आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में बांटा मैंने, इसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो है आपका क्रक्स है, क्रक्स ऑफ द मैटर, क्रक्स ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। इसको जिसने कर लिया अच्छे से उसको फिजिक्स में कहीं कोई दिक्कत होना ही नहीं है। और ये बात आपको बहुत बाद में समझ में आएगी, जब आप थोड़े क्लासेस आप कर लेंगे, आपका 11th निकल जाएगा, 12th में जो है आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर आपने इसको फॉलो किया हुआ है तो ये आपके लिए रास्ता आगे काफी आसान बना देता है, अगर आपने ये कर लिया है तो। उसके बाद तो क्योंकि मैकेनिक्स ही जो है आगे के जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उसके लिए बेस बनेगा, मैकेनिक्स है। फिर आपका वेव्स है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसका बेस जो है थर्ड सेक्शन, इसका बेस जो है वो रहेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको अगर काफी अच्छे से किया तो आपका वेव्स जो है अच्छा रहेगा। कहीं कोई इसमें दिक्कत होगा नहीं, और ये हमको क्लास 12 में भी रहता है वेव्स, तो इसको काफी अच्छे से हमको करना है। एसएचएम जो है काफी अच्छे से हमको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चौथा जो है, चौथा 3 सेक्शन हो गए। चौथा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड
थर्मोडायनेमिक्स। ये अलग सेक्शन है, इसमें भी आपको टाइम तो लगेगा ही। क्योंकि अगर लेकिन आपका कैलकुलस सही है तो इसमें भी दिक्कत आपको होगा नहीं। और मैकेनिक्स तो बेस है ही, मैकेनिक्स हो गया तो बाकी सब हो ही जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स का जरूरत आपको इसमें ही पड़ेगा, इसमें भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये 4 सेक्शन हो गए। मैं और सेक्शन इसमें बना रहा हूँ, जो सिलेबस में हमने सेक्शन देखे थे उसके अलावा ये अपना कैटेगराइजेशन है फॉर कॉम्पिटिशन। 5वां सेक्शन रहेगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये इजी होगा अगर आपका मैकेनिक्स है तो, सही है तो। और 6 जो है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको मैं मैकेनिक्स से अलग कर रहा हूँ क्योंकि इसका अपना फ्लूइड का अलग ही प्रॉपर्टी हो जाता है, इसलिए मैं उससे इसको अलग पढ़ाऊंगा। तो यही 6 सेक्शंस जो देखे हमने, इसी 6 सेक्शंस में हम लोग प्रीरिक्विजाइट, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसी 6 सेक्शंस में बांट करके हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। और मोर और लेस हमने देखा कि प्री रिक्विजाइट्स करने के बाद, वेक्टर कैलकुलस करने के बाद, बेसिक मैथ्स करने के बाद, प्री रिक्विजाइट्स में मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका बेसिक मैथ्स। ये बेसिक मैथ्स मतलब क्लास 10 तक का मैथ्स नहीं समझ लीजिएगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स लिख देता हूँ। तो एक ये हो गया कि फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ्स है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो का उसके बाद जो फिजिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स वाला पार्ट आपका सेकेंड सेक्शन से ही शुरू होता है। और हमने देखा कि मोर और लेस ये सारे, ये पांचों 2, 3, 4, 5, 6 ये पांचों जो है इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके मैकेनिक्स के अच्छे होने पे डिपेंड कर रहे हैं कि मैकेनिक्स अगर आपका अच्छा हो गया तो बाकी ये सब में तो कहीं कोई इशू होने वाला नहीं है। और मैं आपको वार्निंग तो नहीं बोलूंगा, मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ कि जिस ढंग से आपने पढ़ाई अभी तक की है उस ढंग से आप अगर अच्छे से किए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं, डेफिनेशन याद करते हैं, डेरिवेशन याद करते हैं, उसको जा करके लिखते हैं और आपको नंबर मिल जाते हैं। तो उस तरह की पढ़ाई जो है आपको अब अवॉइड करनी है, याद करने वाली पढ़ाई आपको अवॉइड करनी है। ऑब्वियसली याद तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको समझने पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझ पा रहे हैं। और उस पे बेस जो है न्यूमेरिकल्स जो करेंगे हम लोग, उस पे बेस जो सवाल करेंगे तो उससे सीधा क्लियर हो जाएगा कि अगर आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, इसका मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप समझ रहे हैं फिजिक्स। अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसको ठीक करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। पूछें आप सवाल, जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे, जितना ज़्यादा डाउट पूछेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये मोटा मोटी मैंने क्लास 11 के फिजिक्स को बांट दिया, 6 सेक्शन में बांट दिया, और इस 6 सेक्शन में हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं बुक्स हम लोग क्या क्या फॉलो करें। बुक्स भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। बुक्स देखते हैं। बुक्स जो है मैं लिखता हूँ, बुक्स में आप SC वर्मा की दोनों बुक आप ले लीजिए, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। सेकेंड, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि SC वर्मा का भी जो दोनों वॉल्यूम है ये सेल्फ सफिशिएंट होता है IIT के लिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये इसके जो सारे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 जो भी है इसके एक्सरसाइजेस, ये सेल्फ सफिशिएंट होता है फॉर IIT। इसको आप अगर कर लेते हैं, बट इसमें थ्योरी उतना दिया हुआ नहीं है, थ्योरी इसमें कम है, और इसके सवाल का बहुत मीनिंग है, मतलब उसको और एक्सपैंड करके समझने के लिए आपको ये सीरीज लेनी पड़ेगी। 70% तैयारी तो हमारी इसी से हो जाती है, IIT की 70% प्रिपरेशन जो है इसी से हो जाती है। DC पांडे, अब आप बोलेंगे कि आप तो बोल दिए सेल्फ सफिशिएंट है, बट पॉइंट ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है आप उसको कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, लेकिन उस क्वेश्चंस को और डीपर समझने के लिए
आपको फर्दर दूसरे बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। डीसी पांडे सीरीज आप ले सकते हैं, डीसी पांडे सीरीज ले सकते हैं। इसमें जो है कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स जो है वो बढ़िया है। कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एग्जाम्पल्स ये काफी है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका सॉल्यूशंस जो है, इसका सॉल्यूशंस नॉट सो गुड। इसमें जो जो भी क्वेश्चन है इसके पीछे बुक में आपको सॉल्यूशंस दिया हुआ है, तो वो सॉल्यूशंस जो है ये सही सॉल्व नहीं कर पाए हैं या नहीं है उतना सही, क्योंकि कलेक्शन इन्होंने प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल्स तो कलेक्ट कर लिए लेकिन सॉल्यूशंस दे नहीं पाए, ढंग से नहीं दे पाए। किसी में है, किसी में उतने अच्छे से नहीं है, इसीलिए मैंने नॉट सो गुड लिखा है। और वो आप देखेंगे कि जैसे हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे और अगर हम उसको बनाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो मैं बना रहा हूँ और वहाँ पे है तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगा, और जो मैंने सॉल्व किया उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर फिजिक्स को एक एक स्टेप अप्लाई करके कर रहे हैं और इसमें चीज़ें स्किप की हुई हैं। तो ये इसके 11-12 मिला करके 5 वॉल्यूम्स आते हैं, 5 बुक्स होता है फॉर 11 एंड 12। 5 बुक्स में ये सारा का सारा कवर कर देते हैं। तो आप पांचों बुक एक साथ भी ले सकते हैं या फिर जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैसे वैसे आप ले सकते हैं। एक साथ लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आप अपना चॉइस देख लीजिए। तो ये दोनों बुक्स हैं, और डीसी पांडे की जो नई बुक है, मैं न्यू इसमें बोल रहा हूँ, न्यू बुक लेना है। ओल्ड बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आईआईटी का रिसेंट ट्रेंड है, अभी का जो जेईई मेन या जेईई एडवांस का जो ट्रेंड है और जिस तरह के क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो वो कलेक्शन आपको न्यू बुक में मिलेगा, ओल्ड बुक में नहीं मिलेगा। तो इसलिए न्यू बुक आपको लेना है। एससी वर्मा तो सेम ही है, ये अगर आपके पास ओल्ड है, आपके भैया का या आपके किसी रिलेटिव का है, किसी सीनियर का है, तो उसमें तो वही है, वो भी अभी भी वही फॉलो हो रहा है। ये बुक आपका कंटिन्यूअस एडिशन इसका हो रहा है। तो इन दो बुक से ही आपका आईआईटी की तैयारी तो इसी से हो जाती है, और इसके अलावा आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जो है बाद में बनाते हैं, या टेस्ट सीरीज जिनको लेना है बाद में टेस्ट सीरीज लेते हैं, बट आपका प्रिपरेशन इससे ही हो जाता है। मैं क्लास 11 में एनसीईआरटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्लास 11 में एनसीईआरटी की जरूरत कंपटीशन का प्रिपरेशन के लिए नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है आपके पास तो अच्छा है, बट मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसको चाहें तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस इन्हीं दो बुक से करूंगा क्लास में, जो क्वेश्चंस करूंगा, और थ्योरी तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। और मैं जो पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं कुछ एनिमेशंस भी यूज करूंगा। तो वो आप देखेंगे कि क्या क्या एनिमेशन मैं यूज करता हूँ। उसको आपका फिजिक्स को समझने के लिए मैं कुछ एनिमेशंस यूज करूंगा, कुछ एक्टिविटीज भी कराऊंगा। तो ये तो हमारा कैसे हम पढ़ाई करेंगे और क्या क्या बुक्स फॉलो करेंगे, ये पार्ट हमने देख लिया। हमने सिलेबस का अपना कैटेगराइजेशन जो हम कैसे पढ़ाई करेंगे वो स्टडी प्लान हमने बना लिया है, और क्या क्या बुक्स हम फॉलो करेंगे वो देख लिए हैं। अगले दिन से हम लोग बेसिक प्री रिक्विजाइट जो है, प्री रिक्विजाइट में जो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट है हम लोग उसको शुरू करेंगे। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो डेरिवेशन है या जो फार्मूले है उसको देखेंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद हम लोग वेक्टर में चले जाएंगे, और वेक्टर करने के बाद हम लोग कैलकुलस में इन कर जाएंगे, और कैलकुलस में हम लोग अच्छा खासा समय देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।